नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडीए स्टडी जोन। मैं सौरभ सबके बीच लेके आ गया हूँ अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही थी, जो सेशन में लेकर आया था उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। उसमें हम लोग नेशनल पावर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली नेशनल पावर, एक देश को नेशनल पावर बनने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, या वो किन तरीक़ों से जो होता है डेवलप देश बन सकता है, या विकासशील देश या विकसित देश बन सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग अपना थॉट ऑफ द डे ले लेते हैं कि इंसान हमेशा पूरी ज़िंदगी यह सोचने में लगा देता है कि भगवान है कि नहीं, मगर वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं खुद इंसान हूँ कि नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ पे, इंसानियत पे जोर दीजिए, बाकी तो बात होती रहेंगी। आइए, अगर हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनल पावर। नेशनल पावर के लिए हम लोग बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। और एक नेशनल पावर का बेसिकली जो अर्थ होता है, एक देश की शक्ति। कैसे एक देश जो राष्ट्र है, जो लोगों से राष्ट्र बना है, राज्यों से राष्ट्र बना है, उसकी शक्ति क्या होती है उसके बारे में, या उसकी लक्ष्य क्या होते हैं, उसकी क्षमता क्या, उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है उस पर। जैसे मान लो अगर एक फाइटर है तो उसकी कैपेबिलिटी होगी वो अच्छा फाइटर होना चाहिए। वैसे एक देश है तो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी इकोनॉमिकली पावरफुल होना चाहिए, सोशली पावरफुल होना चाहिए, पॉलिटिकली होना चाहिए, और अन्य चीज़ों में भी पावरफुल होना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे में भी, टेक्नोलॉजी में भी, एवरीथिंग सबको मिला के वो एक नेशनल पावर, राष्ट्र शक्ति बन सकता है। और इसके बहुत से हैं, मैं एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग अच्छे से। ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसका बेसिकली एक मैं अब डेफिनेशन अच्छे से दे दूं। आरटी जंगम एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बहुत ईजी डेफिनेशन दी है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी बाकी मैंने पढ़े जिनको भी, उनके अलावा, उनको छोड़ के मुझे इनकी डेफिनेशन बहुत इजी लगी और बहुत ही मायने भी लगती है इस टॉपिक के साथ। जिसका इनके अनुसार जो राष्ट्र शक्ति को इन्होंने परिभाषित किया है या उसकी डेफिनेशन दी है, उनका कहने का मतलब है राष्ट्र शक्ति राष्ट्रों की जो विदेश नीति होती है उसको संचालित करती है, और राष्ट्र के लक्ष्य जो होते हैं उसकी पैरवी करती है। मतलब कि यहाँ पे दो बात आती है कि पहले तो वो राष्ट्र को संचालित, उसकी जो विदेश नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसको संचालित करती है, उसको प्रोसेस में लेती है। ठीक है, उसको अपनी प्रोसीजर में लेती है, प्रक्रिया में लेती है। उसके बाद और क्या काम होता है उसका, और काम होता है कि वो जो उसके लक्ष्य होते हैं उनकी पैरवी करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ताकि वो सफल हो, उनके जो अचीव गोल होते हैं उनको क्लियर हो, उनको हासिल करे, अचीवमेंट करे उस चीज़ की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, बहुत इजी में मैंने बता दिया आपको, अभी आप समझ भी गए। ठीक है, तो मैं एक बारी इसको मैं अच्छे से वो कर देता हूँ कि जो राष्ट्र की एक ये जो डेफिनेशन है, इसको मैं एक बार क्लियर बोल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आरटी जंगम के अनुसार राष्ट्र शक्ति राष्ट्रों की विदेश नीति को संचालित करती है और राष्ट्र के लक्ष्यों की पैरवी करती है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है। आइए अब हम लोग उसके मेन जो एलिमेंट्स हैं उस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से करते हैं। आइए देखिए, पहले तो ये बात, ये पूरा राष्ट्र शक्ति नेशनल पावर है। ठीक है, मैं इंडिया का एग्जांपल लिया हूँ क्योंकि हम लोग को कोई एग्जांपल जो होती है वो सिर्फ खुद से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम लोग क्लियर अच्छे समझे। मैं यहाँ पे अमेरिका दे दूँ, आधे लोगों ने अमेरिका का मैप नहीं देखा, क्या क्लियर होगा? नहीं होगा। इंडिया का मैप सबने देखा है, सब जानते हैं भारत है। विश्व के किसी भी कोने में अगर इसका दिखा दिया जाए बिंदु तो हम लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, तो आइए, इंडिया है, ये पूरी नेशनल पावर है, इसकी स्टेट सारे मिलके, यूटी मिलके एक देश बनाती है। जो इसके बीच में लोग हैं, जो काम करने वाले सारे A to Z, कोई ऊपर नीचे कोई नहीं, सब एक बराबर, सब इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो अब आइए हम लोग इसका एलिमेंट्स लेते हैं। एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर क्या है? सबसे बड़ी बात, ज्योग्राफी। किसी भी देश का अगर विकास करना है तो उसके लिए उसकी ज्योग्राफी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। मतलब क्लाइमेट देश के बाहर का कैसा है या आसपास का कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लाइमेट को नेचर से भी जोड़ सकते हैं, और बाकी आस पड़ोस के वातावरण कैसा है उससे भी जोड़ सकते हैं हम लोग, कि उसके आस पड़ोस कैसे, पड़ोसी देश कैसे हैं, उससे भी देश के विकास में। क्योंकि अगर हमारे आस पड़ोस के ही दुश्मन होंगे तो हमारे देश को डेवलप करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब आपदा आती है या जब प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार बाद में आते हैं। तो वही होता है कि अगर हमारे पड़ोसियों से बनी हुई है तो अमेरिका तो 100 योजन दूर पड़े हुए हैं, उसके बाद तो इंडिया के पास तो उनके पड़ोसी पहले आएंगे ना। तो ये किस्सा होता है। ठीक है,
तो ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम देखें कि हमारे इंडिया की ज्योग्राफी जो है, नीचे पानी है, ऊपर सारा इलाका है, ऊपर हिमालय है, ठीक है। तो इस कारण इसका इन्वायरमेंट अच्छा है, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, ये ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है ये। इसके हम लोगों ने इतिहास में भी देखा हुआ है। इन भारत जो अखंड भारत था, उसके भी उस समय भी बहुत क्या बोलते हैं उसको, उसके ट्रेड्स होते थे दूसरे देशों से, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ऐसे ऐसे सभ्यताओं के साथ इसके ट्रेड के लिए हमें पुख्ता सबूत मिले हुए हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश के विकास के लिए। भूमि कितनी है, कितना उसमें लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऐसी है, किसी भी देश का अगर विकास करना है उसके लिए ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट। मौसम, क्लाइमेट, भूमि, आस पड़ोस, वातावरण, इन्वायरमेंट, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। मान लो एक देश में, अब हमारे देश में है 1,30,00,000, 1,30,00,000 जो जनता है, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन। दूसरे नंबर में विश्व में हम लोग आते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। बट किसी देश की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए या कितनी नहीं, ये भी उसके विकास पे निर्भर करता है, ठीक है। कभी कभी मान लो देश छोटा है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्या होगा, नुकसान होगा, लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, लोग भूखमरी से मरेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, तब भी दिक्कत है। लोगों के पास अंधाधुंध ज़मीनें होंगी, सब होगा, और मेंटेनिंग नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि उस जगह तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि इतनी वास्ट ज़मीनें हैं, इतना वास्ट कंट्री है, तो ये भी दिक्कत होती है, ठीक है। इसीलिए हर देश की पॉपुलेशन कुछ लिमिटेड होती है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती। सिर्फ लिमिटेड हम लोग रखते हैं कि नहीं इतनी होनी चाहिए, इससे देश विकास करेगा, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पॉपुलेशन कम है, देश भी ठीक है, और टूरिज्म में भी सबसे बेस्ट है, तो वो ईजी वे में चल रहा है, पीसफुल कंट्री है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत से देश हैं जो आराम से रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो पॉपुलेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पॉपुलेशन अगर किसी भी देश की लिमिटेड है, ज़रूरत से है, तो वो अच्छा होता है। अगर ओवर है तो उसको प्रॉब्लम आती है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं और भी काफ़ी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट था पॉपुलेशन का, जो अभी क्लियर हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या हमारा पॉइंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात, किसी भी देश को अगर आज के युग में विकास, अगर आज के युग में बात करनी है, चलो ठीक है 2000 से पहले का युग छोड़ दो, 2000 के बाद के समय है, इस समय लोगों को आर्मी तौर पे या डिफेंस तौर पे मजबूत हो या ना हो, मगर इकोनॉमिक तौर पे मजबूत होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो इधर देखिए, मैं हूँ, मेरी आर्मी खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब आर्मी के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मुझे नई नई बंदूकें चाहिए, मेरे को तोप चाहिए, मुझे और भी चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए मेरे को खरीदना पड़ेगा सामान। खरीदूंगा कैसे? मेरे पास पैसे होंगे। पैसे कैसे आएंगे? बिजनेस होगा, कंपनियां आएंगी, वो सारी करके हमारे पास आएंगी, वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे हमारे देश में, हमारे देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, है। तो उस कारण क्या होगा, हमारी जो पैसे हमारे पास आएंगे, हम इकोनॉमिकली पावरफुल बनेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से, कि हमारे लिए हम ये ना कहें कि इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, फिर इस चीज़ को हमने बहुत कम कर दिया। नहीं, हमें हर चीज़ को बराबर बैलेंस ऑफ पावर करके चलना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर हमारा अगला टॉपिक में आएगा, उसमें आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे बेस्ट तरीके से। तो इस तरीके से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी देश का विकास करना चाहते हैं आज के युग में, तो ठीक है। तो हमारा ये भी पॉइंट क्लियर होता है। बट टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज का कंप्यूटर का युग है, लोगों के माइंड कंप्यूटर से भी तेज चल रहे हैं आजकल। तो उस तरीके से अगर आपके देश में अगर टेक्नोलॉजी बेस्ट है, तो आपके देश में वो एडवांस चलेगा। किसी नॉर्मल देश से आपका देश एडवांस चलेगा। जैसे मान लो बेंगलोर है, ठीक है। बेंगलोर में क्या है, उसको भारत और अमेरिका की सिलिकॉन वैली जो है, वो उसको भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके IT कंपनीज बहुत हैं, वहाँ पे कंप्यूटराइज सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। तो उस तरीके से कि आपके देश में टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप नए नए, जैसे मान लो कंप्यूटर्स हैं, विंडोज़ हैं, आजकल सेल फोन्स हो गए,
टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आईटी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें बहुत से काम होते हैं, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। बट ये है टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने देश का विकास करना है तो। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जितने मैंने करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, कोई 19-20 नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमेसी, थोड़ा राजनीतिक तौर पर देखते हैं आप डिप्लोमेसी क्या होती है। मान लो मेरा देश है, मेरे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब उनको क्या चाहिए, अब अपने देश को सभी देशों के साथ खड़ा करना है। करने के लिए क्या होगा, उनको रिलेशन बनाने पड़ेंगे अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, कुछ संधियाँ साइन होंगी, कुछ जैसे आसियान में है हम लोग, सार्क में है हम लोग, और भी जैसे चीज़ों में हम लोग विदेशों के साथ जुड़ के रहते हैं, क्योंकि आज के युग में कोई आत्मनिर्भर देश नहीं है, सभी देशों को मिल के एक दूसरे पे डिपेंड है हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, नेपोलियन था, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं यूरोप में, उसकी 2 फाइट हुई थी, दो जगह पे ट्रफांगला की फाइट हुई थी, एक जगह और फाइट हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, वो इंग्लैंड से बुरी तरह हार गया। तो उसने कहा जब तक इंग्लैंड को मैं नहीं हराऊंगा यूरोप पे मैं कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि मैं इसको ही हटा देता हूँ, इंग्लैंड को इसका व्यापार रोक देता हूँ। ठीक है, हालांकि वो कुछ समय के लिए सक्षम भी हो गया, मगर वो नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के साथ भी लोग खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पे 2 गुट बढ़ जाते हैं। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी को किसी से ट्रेड के लिए रोक नहीं सकते हैं, सब देश अपनी मर्जी के अंदर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ संधियाँ साइन होती हैं, उसके बिहाफ पे वो बात अलग होती है, मगर वो ट्रेड करते हैं आपस में। तो उसी तरीके से ऐसा तो नहीं है कि अब इंग्लैंड ने किसी के साथ ट्रेड नहीं किया तो वो अपने आप जी लिया, नहीं, उसको दिक्कत हुई, उसको 3-4 महीने उसके कारखाने ठप हो गए, उसको बाहर से सामान मंगाने में दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि कच्चे माल के लिए वो दूसरी जगह पे क्या था, वो डिपेंड था। इस तरीके से तो ये चीज़ होती है कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी देश के साथ अपने रिलेशन बनाने पड़ते हैं, उसको मित्रता करनी पड़ती है। तो उसी चीज़ को जो पॉलिटिकली वे में इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग करते हैं, उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, डिप्लोमेटिक माइंड बोलते हैं। ठीक है, कूटनीतिक माइंड, ताकि हम लोग उनसे रिलेशन बना के रखें, ताकि हमारी ज़रूरतें उनसे पूरी होती रहे। ये नहीं करना कि हाँ हम जाके बिल्कुल ही वो लड़ने जा रहे तो उनके साथ लड़ना है जाके, या उनके समर्थन में होकर लड़ना है, वो हमारी बात अलग है। बट अगर रिलेशन तौर पे, पॉलिटिकली रिलेशन पे, तो डिप्लोमेसी सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारा था एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट का, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? अब मान लो हमारे देश में कोई देश जितना मर्जी तरक्की कर ले, अगर एजुकेशन नहीं है कुछ नहीं है। ठीक है, अब मान लो, चलो मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से हम लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो क्या करता है, उसकी सोच अलग होती है, वो बहुत कुछ सोच समझ के आगे बढ़ता है। हालांकि अनपढ़ भी सोचता है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, तभी कहते हैं कि पढ़ाई को ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपका देश शिक्षित है तो आप दुनिया की जितनी भी बुरी प्रथाएं हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन सब पे विजय हासिल करोगे। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम पढ़ने से हमें कुछ लिमिटेशन पता लगती है। ठीक है, वो लिमिटेशन हम लोगों को अनपढ़ता से नहीं पता लगती। जैसे मान लो ड्रिंक है फॉर एग्जांपल, तो ड्रिंक क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका ड्रिंक का लेवल कुछ और होता है। ठीक है, मगर जो अनपढ़ होते हैं उनको तो बस आने दो जितना आ सके। ठीक है, ये होता है। मैं इधर बहुत लो लेवल की एग्जांपल देके बताया है। तो एजुकेशन में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है अगर किसी देश का विकास करना है तो। ठीक है, तो चलिए, ये एजुकेशन भी हमारा होता है पॉइंट। उसके बाद हमारा था मिलिट्री प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो देखो, मिलिट्री की ज़रूरतें पूरी होनी बहुत जरूरी है अगर देश का विकास करना। मान लो इंडिया है, यहाँ आ गया हमारा चाइना, और ये हमारा रशिया हो गया, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, और ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, यहाँ हमारा ईरान, इराक, बाकी जो अदर कंट्रीज चलता है। ठीक है, यहाँ हमारा आ गया बांग्लादेश, यही है बांग्लादेश आ गया, बर्मा, मणिपुर, ऐसे जगह। ठीक है, यहाँ श्रीलंका आ गया, बाकी ये अरेबियन सी आ गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है,
तो बेसिकली हमारा रशिया, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज हैं। हम फ्री नहीं रह सकते, हमें अपना बॉर्डर कवर करना है। बॉर्डर कवर करने हमें आर्मी चाहिए। आर्मी के लिए हमें जैसे मान लो हाँ, हमें एयरफोर्स भी चाहिए जो हवाई में हमारी निगरानी रखे। हमें थल सेना भी चाहिए, इंडियन आर्मी जिसे बोलते हैं, वो बॉर्डर पे अपनी गश्त रखे। उसके बाद हमें नेवी चाहिए जो समुद्री इलाकों में अपने देश की सुरक्षा कर सके। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें उनकी तनख्वाह, उनके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गन्स होती हैं, मॉडर्नाइज्ड गन, उनके टोप्स, उनके शूज़, उनके एवरीथिंग, वो सब हमें उनकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। और वो हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो वही बात घूम के आती है कि आपको कुछ भी करो, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको आर्थिक तौर पे विकसित बनना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया मिलिट्री प्रिपरेशन। उसके बाद हमारी होती है लीडरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट, लीडरशिप। लीडरशिप के एग्जांपल में इंडिया ने बड़े बड़े लोगों को मात दी थी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें लीडरशिप, जैसे मान लो हमने लीडरशिप में देखा जाए तो इतिहास में हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो लीडरशिप के मामले में हमने बहुत से लोगों को ज्ञान दिया या बहुत से लोगों को हमने उनका मार्गदर्शन किया, उनको एडवाइस दी है। कैसे, फर्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग थोड़े राजा महाराजा में जाएं तो हम लोग को मिलते हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने एक अकेले रहे और उन्होंने एक जो भी पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, अकबर ने उसके अगेंस्ट खड़े रहे अकेले, और उन्होंने एक सेना बनाई और अंग्रेज उसके साथ फाइट की, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और धूम धड़ाके वाला की। इससे भी उनका नेतृत्व पता लगा, लीडरशिप क्वालिटी, वो भी हमें कहते हैं ना विरासत में मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा और पीछे जाएंगे तो हमें कृष्ण जी मिलेंगे, जो उनके अर्जुन के सारथी बन के उनको एक लीडरशिप के तरीके से बताया। दूसरा, हमें भौराम की तरफ जाएंगे तो उन्होंने भी सेना बनाई, फाइट की। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि आज हमारे लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है कि कोई एक अगर चीज़ को डेवलप करना है, अगर किसी देश, किसी राज्य और किसी डायनेस्टी का विकास करना है तो लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है, एक अच्छा लीडर होना जरूरी है। तो बहुत समय बाद हमारे देश के पास भी एक अच्छा लीडर आया है, ठीक है, जो कि एज हमारे पीएम है अभी एट प्रेजेंट, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसके साथ ही हमारा देश आज बहुत से देशों में के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और उनको अपने देश की जो प्रतिभा है उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है अगर आपको अपने देश का विकास करना है तो, क्योंकि लीडर जो होता है वो आपके देश को रिप्रेजेंट करता है विदेशों के मंच पे जाके। ठीक है, कि मेरा देश ऐसा है, मेरा देश महान था, तो उन सब चीज़ों से चलता है। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट और, हमारा लास्ट पॉइंट है आइडियोलॉजी, विचारधारा। इस पर तो बात कीजिए, बहुत कम से कम बहुत बड़ा इस पर बोल सकते हैं हम लोग, 1-2 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं आइडियोलॉजी पर, ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा ही दूंगा। कि आइडियोलॉजी होती है एक, इसी आइडियोलॉजी के चक्कर में आज तक फाइट हो रही है। कैसी, वॉर्स की, इसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। हमारी ये फाइट हुई आइडियोलॉजी की कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म के बारे में। ठीक है, जिसने 45 साल के लगभग युद्ध चला, किससे, वॉर्स का युद्ध, रशिया, सोवियत संघ एंड अमेरिका, बोथ कंट्रीज के बिटवीन युद्ध चला। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी आज मान लो पूरे विश्व में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलती है, एक राष्ट्रवादी चलती है, एक फासिज्म तो आजकल खत्म ही हो गई है, नाजीवाद भी खत्म हो गई है, उसके बाद अपनी आजकल मार्क्स ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि विचारधारा बहुत ज़रूरी है अगर आपको देश का विकास करना है तो। क्योंकि मुसोलिनी का भी अगर हम एग्जाम्पल लें, मैंने अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में वीडियो डाली थी, फासिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ फासिज्म, तो इसको देखा जाए तो इसने भी अपनी विचारधारा लाया और तब ये बूम अप किए और इसने कम से कम काफ़ी साल तक राज किया। जैसे जर्मनी में हिटलर लेकर आया और उसने भी ऐसा बूम अप किया, नाजिज्म एक विचारधारा लेकर आया और ऐसा बूम अप किया, उसने कंट्री पे पूरा राज किया। हिटलर का नाम हम सब बड़े आराम से जानते हैं। इसीलिए किसी भी देश का अगर विकास करना है तो आइडियोलॉजी, नॉट इवन इंडिया, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडिया बताया है, मैं अभी भी बता रहा हूँ,
मैं ये पूरे एक वर्ल्ड के मैप के इतना, मान लो वर्ल्ड का मैप है और बीच में ये आइडियोलॉजी का शब्द डाल के पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ इंडिया को नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व को कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर देश की आपको आइडियोलॉजी होनी जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडियोलॉजी होनी ही चाहिए। बट अगर पॉजिटिव वे में है तो आपका देश डेवलप करेगा, अगर नेगेटिव वे में तो देश ठप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तो आइडियोलॉजी हमारी यहाँ पे आती है। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि हमारी ये जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं नेशनल पावर के लिए, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप अपने देश को किसी तरीके से भी आप विकास कर सकते हो, ठीक है। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं, अपने देश को एक अच्छी बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करता है, मैं आपसे बस अंत में विदा लूँगा। मैं आपको बस इतनी बात बोलूँगा कि अपने देश के प्रति ईमानदार रहिए, अपने देश में कोशिश करिए कि जितने भी अपराध हैं उस सबको काबू करिए, और ताकि हम लोग एक अच्छा देश, अच्छे विश्व में रह सकें, क्योंकि दुनिया बहुत प्यारी है। अगर प्यार से रखोगे, प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए देर ना करते हो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। तो इसी तरीके से हंसते रहिए। और हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं तो पंछियों के लिए पानी रखिए, जानवरों के लिए भी रखिए और उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, इंसान या कहे जानवर, सब प्यार के भूखे होते हैं और किसी के नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन, किसके साथ? सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत।